अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। वफाकी हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी TLP को फर्स्ट शेड्यूल के तहत इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट का इस्तेमाल करते हुए उसे कलअदम करार दे दिया है। यानी इस जमात को दहशतगर्द जमातों में शामिल किया गया है। बताया गया है कि वफाकी हुकूमत के पास वो ठोस शवाहिद मौजूद हैं जिससे ये साबित होता है कि दहशतगर्दी से कंसर्न्ड एक्टिविटीज़ में ये जमात यानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इन्वॉल्व रही है। साथ ही इसी नोटिफिकेशन को जो कि वफाकी वजारत दाखिला की जानिब से जारी किया गया, इसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी भेज दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ आपको याद होगा कि वफाकी काबीना ने TLP को बैन करने की मंजूरी दी थी और पंजाब हुकूमत की जानिब से वफाकी हुकूमत को ये रिक्वेस्ट इरसाल की गई थी क्योंकि उन्होंने भी ये कहा था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को बैन किया जाए। माजी में भी ये जमात बैन हो चुकी है, लेकिन कल की जो काबीना की डिस्कशन थी उसमें ये तमाम उमूर ज़ेर बहस भी आए थे कि उनकी जो वायलेंट एक्टिविटीज़ थी उस पर उन्होंने कहा था कि वो दोबारा ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे और इसी शर्त पर इस बैन को उठाया गया था। लेकिन बहरहाल अब ये फैसला कर लिया गया है और इसका नोटिफिकेशन भी बाज़ाब्ता तौर पर निकाल लिया गया है। दूसरी जानिब अपोजिशन की जो जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसके मामला जूं के तू हैं। वो मुलाकात का मामला जो कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब इमरान खान से करना चाहते हैं, वो अब तक नहीं हो सका है, जिस पर तहरीक इंसाफ आवाज़ उठा रही है। और दूसरी जानिब एक और पेशरफ्त इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की जानिब से की गई। 26 नवंबर का जो एहतजाज का केस था उसमें अलीमा खान साहिबा के पहले ही 4 नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी तो जारी किए थे, लेकिन उसके बाद अब अदालत ने उनका जो शनाख्ती कार्ड है और उनका पासपोर्ट है इसे जब्त करने का हुक्म जारी किया है। इन्हीं तमाम उमूर करने के लिए हमारे साथ हैं वज़ीर मुमलिकत हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हुज़ैफ़ा रहमान साहब। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। हुज़ैफ़ा साहब, पहले तो एक इंतहाई बड़ा कदम पहले पंजाब हुकूमत की जानिब से और फिर वफाकी हुकूमत की जानिब से उठाया गया है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कलअदम करार दे दिया गया है, इस जमात को बैन कर दिया गया है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्योंकि ये इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत किया गया है, यहाँ मामला ख़त्म हो जाता है या जैसे बाज़ एनालिस्ट ये कहते हैं कि इसको मुकम्मल तौर पर अगर वफाकी हुकूमत बैन करना चाहती है तो सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस फाइल करना इंतहाई ज़रूरी होगा, फिर वहाँ से मामलात जो हैं अगर ठोस सबूत पेश करने में कामयाब होते हैं और अदालत को लगता है कि हाँ ये शवाहिद मौजूद हैं तो ही इस जमात को बैन किया जा सकता है। जी, बहुत शुक्रिया। आपने मुझे इस हसास मौजू पे मदऊ किया कि मैं हुकूमत का वर्शन आपके सामने पेश कर सकूं। पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से आप फरमा रही थी, मैं समझता हूँ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कलअदम तंजीम जो है ये दहशत गर्दों से भी बदतर है, बल्कि दहशत गर्दों की भी एक सुपरलेटिव डिग्री है। क्योंकि दहशत गर्दों का तो पता होता है कि ये दहशत गर्दी करते हैं, उनका मंशूर सामने होता है, वो एक अपनी उसके ऊपर चल रहे होते हैं, जो उनकी तंजीमी पॉलिसी होती है और जो उनका ज़ाहिर है एक निज़ाम है। लेकिन ये जो TLP थी, इन्होंने मजहब का एक लिबादा ओढ़ा और जाहिरी तौर पर ये शो किया कि शायद ये मजहब के ठेकेदार हैं और बहुत सारे सादा लोग जितनी हमारी आवाम है, क्योंकि पाकिस्तान में मेजोरिटी जो मकता फिक्र है वो बरेलवी अहले सुन्नत वल जमात है, तो जितनी भी बरेलवी मकता फिक्र के लोग थे वो इनसे जुड़ गए कि शायद ये हमारे सही नुमाइंदे हैं। लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से इन्होंने बार बार मजहब का गलत इस्तेमाल किया, बार बार रियासत में चढ़ाई के लिए, अपने जाती मफादात के लिए। अब कोई इसकी तौजीह पेश कर सकता है कि 30,000 रुपए तनख्वाह लेने वाला मौलवी के घर से 20 से 25 करोड़ रुपए सिर्फ आप जो है वो एग्जैक्ट फिगर, यानी मैं मुझे आपके पास सिर्फ होगा गोल्ड की क्या तादाद थी, यानी फिगर यही है 15, 18, 20, 25 करोड़ जो भी। उसके अलावा बुलेट प्रूफ गाड़ियां, उसके अलावा बहरिया टाउन में 4 कनाल का घर। देखिए, आपको याद होगा कि पहले भी इसको कलअदम करार दिया गया था, कैबिनेट ने फैसला किया था बानी तहरीक इंसाफ के दौर में। लेकिन फिर उन्हें फैज हमीद ने आकर ये बताया कि ये तो हमने तैयार ही PMLN का वोट काटने के लिए की थी और आप जो है इनसे कोई ना कोई अंडरटेकिंग लेकर इन्हें दोबारा बहाल कर दें। सही। क्योंकि सबसे ज्यादा ये राइट का जो वोट है PMLN का उसको मुतासिर करती है। और आपने फिर देखा कि दोबारा इनसे अंडरटेकिंग ली गई और इन्हें बहाल कर दिया गया। लेकिन अब इस मर्तबा इन्होंने उस अंडरटेकिंग की भी वायलेशन की है। सही। तो कैबिनेट ने इसको कलअदम करार दे दिया है, इलेक्शन कमीशन को भेज दिया है।
अब हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो हमारी लीगल टीम हमें गाइड करेगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी रेफरेंस भेजना पड़ा तो उससे जो है पहले प्रायर अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट होती है, और कैबिनेट से अप्रूवल हो चुकी है। अच्छा। तो इंशाअल्लाह ताला हमारे पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं, फॉरेन फंडिंग के हवाले से भी चीजें मौजूद हैं, इनके घर से भारतीय करेंसी बरामद हुई उसके सबूत मौजूद हैं। अच्छा। और जिस तरीके से इन्होंने पुलिस एहलकारों को सर में गोलियां मारी हैं, जिस तरीके से इन्होंने अपनी पाकिस्तान के जो सादा लोग हैं, जो इनको अपना जो है मसीहा समझते थे, उनको जो है पुलिस के सामने खड़ा कर दिया, क्रॉस फायरिंग हुई। बिल्कुल, वो तो सबके सामने है, उसके ऊपर तो काफी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाएगा, ये तय है। देखिए, किसी भी सियासी जमात को देखें, अगर ये दो इसके हिस्से हैं, एक तो है किसी रिलीजियस जमात को अगर आपने कलदम करार देना हो तो मुतलका सूबा भेजता है कैबिनेट से अप्रूव कराकर, और फेडरल कैबिनेट उसको जो है कलदम करार दे देती है। ठीक है। अगर किसी सियासी जमात को आपने बैन करना है तो उसका एक जरा तरीकेकार मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि मैं बीइंग लॉयर अगर आपसे बात करूं, कुछ जगहों पर जहां पर आइन खामोश होता है वहां पर एक सुमोटो की पावर भी होती है, हर इदारे के पास होती है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद इसको एवेल्युएट कर ले कि जब ये लोग आए थे अपनी जमात को रजिस्टर्ड करवाने के लिए, तो ये क्लीन हैंड के साथ नहीं थे। अब चूंकि इन सबके नाम जो है 4th शेड्यूल में हो चुके हैं, जब जमात के सरबराह ही अवेलेबल नहीं होंगे तो जाहिर है इलेक्शन कमीशन खुद से भी इसको बैन कर सकता है। लेकिन अगर कहीं पर कोई कानूनी हिच हुई और सुप्रीम कोर्ट मामला जाना हुआ तो इससे हम पीछे नहीं हटेंगे, इंशाअल्लाह ताला इस दफा मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। और साद रिजवी और अनस रिजवी के हवाले से बताइएगा, जो भी सुप्रीम कोर्ट है तो उसको जो है कलदम करार दिलवाने के बाद उसको फाइनलिटी अख्तियार करवाएंगे। और साद रिजवी और अनस रिजवी के हवाले से अभी तक कोई आपके पास इत्तलात हो कि वो कहाँ हैं? देखिए, उसके हवाले से मुख्तलिफ इंटेलिजेंस, जो हमारी इंटेलिजेंसिया है, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनकी रिपोर्ट थी कि वो मुरीद के से पहले बाइक पे निकले, फिर कहाँ से होते हुए एक रिपोर्ट क्या आई कि वो आजाद कश्मीर में है। और कुछ रिपोर्ट्स ये थी कि कहीं उन्होंने कोई इनका हब है, एक दो मदारिस के पास उन्होंने पनाह ली हुई है। तो इस हवाले से कोई कंक्रीट रिपोर्ट नहीं है, अगर कंक्रीट चीज होती तो अब तक गिरफ्तारी हो जाती। अच्छा, ज़ाहिर क्लू लिए, हमने क्लू मौजूद है, तो हम ज़ाहिर कोशिश ये करेंगे कि जिस तरीके से भी इनकी गिरफ्तारी करनी है उसमें ज़ाहिर कोई भी इंसानी जान को जो है वो रिस्क में ना डाला जाए, क्योंकि इन्होंने, मुझे पता है इस बात का ज़ाहिर तौर पर पता है, दोनों भाइयों ने जो इस मुबैना दहशतगर्द जो कलदम तंजीम के जो है इस वक्त जो है ये मुबैना दहशतगर्द हैं, इन दोनों ने ऐसी जगह पर पनाह ली हुई है जो कि ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। माजी में भी इन्होंने किया है, अभी रिसेंट भी किया है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जहां आप ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल कर रहे हो, अगर वो ज़ाहिर है इसमें जिम्मेदारी का मुजाहरा ज़ाहिर उन्होंने कहाँ करना है, दहशतगर्द तंजीम के सरबराह कहाँ करते हैं। लेकिन रियासत ने, हम आखिरी वक्त तक ये चाहेंगे कि कोई नुकसान ना हो, या नुकसान अगर हो तो कम से कम हो। अच्छा, तो हुज़ैफा साहब, ये तो मामलात हैं टीएलपी के। अब दूसरे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है विफाकी जो एजेंसी है FIA, जो विफाक के अंडर है, उसका जो NCCI है यानी नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो एहलकार हैं, तकरीबन 7 से 8 बताए जा रहे हैं, उनका लापता हो जाना, गायब हो जाना। और असिस्टेंट डायरेक्टर, जो डेप्यूटी डायरेक्टर हैं, वो तो इस्लामाबाद से गायब हुए हैं, उनकी वाइफ वो लापता हो गई हैं। क्या इस पर प्राइम मिनिस्टर को या वजारत दाखिला को किसी किस्म की कोई तशवीश नहीं है? आखिर ये विफाकी एजेंसी का जिक्र है यहाँ पर। देखिए, इसमें वजीर आजम साहब को भी तशवीश है, बतौर मिनिस्टर पार्ट ऑफ द कैबिनेट मुझे भी तशवीश है, और हर पाकिस्तान के शहरी को तशवीश होनी चाहिए। वजारत दाखिला को भी लामाला तशवीश होगी, और मेरे ख्याल से इसका अगर मैं दिफा करूं तो मुनासिब बात नहीं होगी। हुकूमत होती है तो अकाउंटेबल होती है, कुछ अच्छे काम करती है, कहीं पर कोताही भी होती है, लेकिन यहाँ पर मुझे इस्लामाबाद पुलिस की नेग्लिजेंस जो है वो नजर आ रही है। क्योंकि इससे पहले एक जो है वो हाउसिंग फाउंडेशन के डायरेक्टर का मर्डर हो गया, और एक और मेरे ख्याल से ऑफिसर थे, उन्हें गोलियां भी लगी, और अब ये बार बार हम सुनने को देख रहे हैं, इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। तो मेरे ख्याल से पॉलिसी की कारकर्दगी जितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर इस तरह के वाकयात सामने आए तो फिर आप उसका दिफा नहीं कर सकते, दिफा करना मुश्किल हो जाता है। और फिर उस सेफ सिटी का क्या वो जो सेफ सिटी कैमरास हैं उनका क्या फायदा हुज़ैफा रहमान साहब, जब एक विफाकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अफसरान उठा लिए जाएं, तो ये तो बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट है विफाकी हुकूमत के लिए। जी, इसमें कोई शक नहीं, आप दुरुस्त फरमा रही हैं। और
वजारत दाखिला ने भी इस पे ज़ाहिर तशवीश का इजहार किया है और वज़ीर-ए-आज़म साहब की मामला इल्म में है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मुतल्लिका इदारों को हिदायत जारी की है, बल्कि तंबीह की है कि इसको जो है फौरी तौर पे रिज़ॉल्व करें, इन लोगों की जो है हिफाजत जो है जो बाजियाबी है उसे यकीनी बनाएं। ओके। और उसके अलावा भी इस्लामाबाद का जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन आपके सामने मैंने रखी है, इससे पहले एक डायरेक्टर को जो है वो गोलियां मारी गई हाउसिंग फाउंडेशन के, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने जो मुतल्लिका इदारे हैं उनको एक डेडलाइन दे दी है और मुझे उम्मीद है कि उस डेडलाइन में ये लोग बाहिफाजत बाजियाब भी होंगे। और इस हवाले से जो आपको याद होगा, जो डायरेक्टर इस्लामाबाद में बेकरी से निकल रहे थे हाउसिंग फाउंडेशन के, उनको कब्जा माफिया ने, लैंड ग्रैबर्स ने शूट किया, उन तक पुलिस पहुंची भी और वो जो असल शूटर्स थे और जो उसके सरगना थे वो सारे जो है मंतकी जाम तक भी पहुंचे, पुलिस मुकाबले में मारे भी गए। लेकिन मेरे ख्याल से इस तरह के वाकियों से आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि आपने ये एक्सेप्ट किया है कि ये बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। लेकिन जहां तक आपने हिदायत की बात की है, प्राइम मिनिस्टर ने तंबी भी की है, एक हिदायत आप ही ने बताया था कि उन्होंने कहा है पंजाब हुकूमत से कि सुहेल आफरीदी साहब जो खैबर पख्तूनख्वा के सीएम है उनकी मुलाकात करवा ली जाए। बावजूद उस हिदायत के अभी तक उनकी मुलाकात नहीं हुई, जिसकी वजह से वो जो मामलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के वो अटके हुए हैं। तो इससे क्या हासिल हो रहा है मुलाकात ना करवा कर, ये भी आप लोगों से सवाल किए जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। मैं एक तो वजाहत कर दूं, क्योंकि टीवी चैनल हमारे अपने ही हैं, आप एंकर्स भी हमारे अपने दोस्त हैं, कुछ हमारी बहनें हैं, कुछ भाई हैं, लेकिन बात यह है कि वो सवाल आधा वायरल हो जाता है, सियाको सबाक से हटकर बात हो जाती है। मुझसे उन्होंने सवाल ये किया था, 3-4 चैनल्स ने किया कि सुहेल अफरीदी को वजीर आजम साहब ने मुलाकात के जवाब में कहा मैं पूछ कर बताता हूं। तो मैंने कहा नहीं, ये उन्होंने गलत बात की। सुहेल अफरीदी साहब ने, उन्हें गलत बयानी नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने एक वजीर आजम पर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री पर तोहमत लगाई। असल बात ये हुई थी कि उन्होंने कहा कि मैंने एक दरखास्त दी हुई है होम डिपार्टमेंट पंजाब को और उस दरखास्त पर अब तक कोई फैसला नहीं हो सका, तो मेरी मुलाकात करा दी जाए और उस दरखास्त का एडमिनिस्ट्रेटिव बता दिया जाए। तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि मैं पूछकर बताता हूँ, इस दरखास्त का स्टेटस का कहा कि उसका मैं पूछकर बताता हूँ। उन्होंने आधी बात की, तो मुझसे फिर दोबारा उन्होंने पूछा कि क्या वज़ीर आज़म साहब ने ऐसी कोई हिदायत जारी की है। मैंने कहा जी 18 अमेंडमेंट के बाद मरकज सूबे को कोई हिदायत जारी नहीं कर सकता, ना कोई हुक्म दे सकता है, क्योंकि मरकजी वजारत दाखिला और सूबाई वजारत दाखिला दोनों में ऑटोनॉमी है, इंडिपेंडेंट है। अलबत्ता वज़ीर आज़म साहब ने अर्ज जरूर किया है कि जो इसका प्रोसेस है उसे तेज किया जाए। अच्छा। और जो सबके लिए मेयार है मुलाकात कराने का, उस मेयार को परखते हुए इस मसले का हल निकाला जाए। सही। और मैंने इस पर तवक्को जाहिर की थी कि जाहिर है हमने भी पंजाब हुकूमत को रिक्वेस्ट की है, वज़ीर आज़म साहब ने अर्ज की है, तो मुलाकात आने वाले चंद दिनों में हो जाएगी। लेकिन बात यह कि जब ये सारी चीजें ठीक हो रही होती हैं, जिस तरीके से 3 वजीर आला जो है वज़ीर आज़म साहब की बुलाई गई मीटिंग में आए थे, केपीके से नुमाइंदगी के तौर पर मुजम्मिल असलम साहब आए, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की और इस तरह की बातों से मामला आगे चलता है। लेकिन अब इन्होंने बयान देना शुरू कर दिए कि जी बानी तहरीक इंसाफ मुलाकात में अगर लॉन्ग मार्च की कॉल देने का कहेंगे, अगर इस्लामाबाद में चढ़ाई का कहेंगे, तो वजीर आला 1 मिनट लगाए बगैर उस पर अमल करेंगे। तो मुझे आप ये बताएं, ऐसी सूरत हाल में हम एक सूबे को कैसे कह सकते हैं कि जी आप एक सजा याफ्ता मुजरिम की मुलाकात एक वजीर आला से करवा दें और वो वजीर आला जो है चढ़ाई की जो तैयारी कर रहे हैं ताकि अपने लोगों को आगे बता सके कि बानी तहरीक इंसाफ ने मुझे कहा है कि इस्लामाबाद पर मैं हमला कर दूं। तो ऐसी सूरत हाल में चाहे वजीर आजम की पोजीशन हो, चाहे वजीर दाखिला की पोजीशन हो, चाहे पंजाब हुकूमत की पोजीशन हो, ये लोग कंप्रोमाइज कर देते हैं और फिर हम मीडिया में की भी बात पे भी पूरा नहीं कर पाते। जाहिर है हमारे लिए मुल्क का लॉ एंड ऑर्डर, इस्लामाबाद की, समझ गए हुज़ैफा साहब, ये बयानात हैं जो आड़े आ रहे हैं इस मुलाकात के हवाले से। बहुत फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे मलिक शफकत अब्बास अवान, तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असेंबली। वेलकम बैक। इन फोकस हैं रुकने कौमी असेंबली तहरीक इंसाफ मलिक शफकत अब्बास अवान साहब। बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। मलिक साहब, आपसे कबल हुज़ैफा रहमान ये कह रहे थे कि अगर एक सूबे का वज़ीर आला ये कहे कि अगर इमरान खान कहते हैं कि एहतजाज के लिए फ़ौरन लॉन्ग मार्च की कॉल दी जाए तो वो 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे और फ़ौरन तैयारी पकड़ेंगे। तो इस किस्म के बयान के बाद लॉ एंड ऑर्डर को भी देखना है। तो लगता ये है कि ये जो बयानात हैं शायद ये हायल हो रहे हैं मुलाकात के लिए। देखें जी, अगर वो मुलाकात नहीं करवाएंगे और खान साहब वैसे ही पैगाम भिजवा देंगे किसी और के जरिए, तो क्या सुहेल अफरीदी उसको ओबे नहीं करेंगे? मेरी ये बात ये है, ये समझ में नहीं आ रही कि ये कैसी मंतक है कि जी वो जाएंगे तो ये बात कह देंगे तो वो ये करेंगे।
और भाई जब वो नहीं जाएंगे और खान साहब किसी और के जरिए कहलवा के भेजेंगे, तब भी तो वो सुहेल अफरीदी वही करेगा जो खान साहब कहेंगे। तो ये फिर तो कोई बात नहीं है तो फिर आपको क्या लगता है मलिक साहब, क्यों मुलाकात नहीं करवाई जा रही? कुछ भी नहीं, सिर्फ अफ्ताहियत है मुल्क में, बुनियादी हकूक ना होने के बराबर हैं, आइन पामाल है। तो फिर ऐसी सूरत में ऐसे ही काम किए जाते हैं कि और दबा लें, चले एक पार्टी जेरे बार आई हुई है तो इसको थोड़ा और दबा लें। अदरवाइज तो देखें, एक सूबे का सीएम है और वो कहे कि जी मुझे एक मुलाकात करनी है अपने लीडर से जो कि जेल में है, और उसकी मुलाकात ना करवाई जाए। अगर यही डिमांड मरियम नवाज साहबा कर रही होती और सोचें तो उनकी ना मानी जाती, तो वो तो अब तो कहती है ना मैं उंगलियां तोड़ दूंगी, वो तो सर उतार देती लोगों के। तो फिर जो अदालत का हुक्म है, जो अदालत से भी आप लोगों ने रुजू किया था, तो क्या तौहीन अदालत भी हरकत में नहीं आ रही? देखें, अदालत का हुक्म कब माना जा रहा है? पिछले 2 साल में रोजाना तौहीन हो रही है अदालतों के अहकामात की। पता नहीं, जजेस को मेरे ख्याल में वैसे ही कोई ऐसा हुक्म देना ही नहीं चाहिए जब उनका हुक्म नहीं माना जा रहा। और अब तो बड़ा बेवकूफ़ी हो गई है, लोग हंसते हैं अदालतों के अहकामात पर कि जी कौन सी तौहीन की बातें आप करती हैं, रोजाना तौहीन हो रही है और कोई ना कुछ हो रहा है ना कोई करने वाला है। अदरवाइज किसी की जरूरत थी, एक आदमी को लटका दिया जाता तो इन्हें अदालत में उसको सजा दे दी जाती, तो क्या फिर किसी दूसरे की जरूरत होती? लेकिन अदालतें इतनी बेबस हैं कि इतनी बेबस तो शायद एक कांस्टेबल भी नहीं है। नहीं, लेकिन जो तौहीन अदालत का आप जिक्र कर रहे हैं तो दोनों अतराफ से देखें ना, एक अगर ये तौहीन अदालत हो रही है तो दूसरी तौहीन अदालत ये भी हो रही है कि 4 बार नाकाबिले जमानत गिरफ्तारी के वारंट अलीमा खान साहिबा के लिए जारी हुए, पुलिस की जो है वो रूपोश वाली रिपोर्ट को रिजेक्ट किया गया और अदालत बार बार ये कहती रही 26 नवंबर के एहतजाजी केस में कि अलीमा साहिबा तो नजर आती हैं, उनकी तो मीडिया टॉक होती है, और अभी तक उन अदालत के हुक्म पर जो है वो उन्हें गिरफ्तार भी नहीं किया गया। अब तो खैर उनका आज शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जब्त करने का कहा है। तो यही मैं जानना चाह रही हूँ कि किसी भी सूरत अदालत की चाहे दिस वे और दैट वे मानी नहीं जा रही। मेरी बात सुने, अलीमा खान साहबा कहीं छुप के बैठी हैं, वो कहीं उन्होंने हाइड किए हुआ है खुद को, वो सामने है, रोजाना जाती हैं, करें गिरफ्तार। अगर उनकी ये इंटरेस्ट में नहीं होगा गिरफ्तारी तो वो नहीं कर रहे। अदरवाइज वो तो ना छुपी हुई हैं ना वो कहती हैं कि मुझे गिरफ्तार ना करें, वो बेशक उन्हें गिरफ्तार करें अगर कोई अदालत का हुक्म है तो। लेकिन अदालत के हुक्म मानने की किसी को क्या जरूरत है जब अदालतें बेबस हैं, अदालतें फेक हैं, अदालतों की कोई वक़्त नहीं रह गई, तो फिर ऐसी अदालतों को कौन परवाह करता है? अच्छा, ऐसे अहकामात की कौन परवाह करता है? तो राना सनाउल्लाह साहब ने एक और बात गुज़िश्ता रोज कही। उनका यह कहना है कि अगर सुहेल आफरीदी की मुलाकात हो जाती है और मशावरत के बाद वो काबीना तश्कील भी दे देते हैं तो उसे कलअदम करार दिया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर मियां नवाज शरीफ साहब के केस में ऐसे ही थे कि फिर जब कोई मुजरिम हो तो वो पार्टी को ना लीड कर सकता है और ना किसी सियासी मामलात में, और खुसूसन ये गवर्नमेंट की तश्कील के मामलात में भी हिस्सा नहीं ले सकता। चलें जी, वो तो जब तश्कील पाएंगे तो अदालतों में चले जाएं, और अदालतें कौन सा आज़ाद बैठी हैं कि वो आज़ाद फैसले करेंगी? जो मर्जी का उनकी होगी वो फैसला अदालत करेगी और लेके आ जाएं फैसला। तो आपके लेकिन करने तो दें एक दफा मुलाकात, यानी करने दें, उसके बाद देखी जाएगी। जी जी। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा मलिक साहब कि अब वफाकी हुकूमत की जानिब से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए जो फैसला लिया गया है उन्हें कलअदम करार दे दिया गया है, नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो इस हवाले से क्या सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू करना ज़रूरी है या एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत फर्स्ट शेड्यूल में डाल दिया गया है, सो इट इज़ ऑल राइट? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जब तक उस फैसले को डू नहीं करेगी तो वो बिल्कुल नहीं माना जाएगा, लेकिन वो भी हो जाएगा। आपके ज़माने में भी, यानी इमरान खान के ज़माने में भी तो बैन हुआ था ना, और उसके बाद हुज़ैफा साहब कहते हैं कि जनरल फैज़ जो हैं वो लेकर आए थे ये प्ली, और उसके बाद वो बैन हटवा दिया गया था कि कुछ चीज़ों के ऊपर उनसे कहा गया था कि वो कंट्रोल करेंगे, लेकिन उन्होंने कंट्रोल नहीं किया। हमने तो बहुत सारी गलतियां की हैं अपने दौर में और उनकी माफ़ी भी मांग चुके हैं, और मैं तो इन 2 जमातों से हैरान हूँ कि जिनको 4 दफ़ा हुकूमत कर चुके हैं, पिछले 50 साल में इस मुल्क के काबिज हैं, और इन्हें आज तक नहीं समझ आ गई। हमें तो 3.5 साल में कुछ गलतियां हुई हैं और उनका अजाला भी करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट, और जो गलतियां हुई हैं उनकी माफ़ी भी मांग चुके हैं। तो इसका मतलब हमसे कुछ गलती हुई। ठीक, तो इसका मतलब ये फैसला तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को बैन करने का दुरुस्त फैसला है वफाकी हुकूमत का? नहीं, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि गलत फैसला है। मैंने कब कहा है कि ये दुरुस्त फैसला है? मैं तो पूछ रही हूँ आपसे।
बिल्कुल गलत फैसला है। किसी भी सियासी जमात को, किसी भी मजहबी जमात को इस तरह तो बैन नहीं करना चाहिए। इस तरह उन्होंने पुलिस वालों पे जिस तरह से वायलेंट एक्टिविटीज जैसे इमरान खान के जमाने में की थी, वो वजीराबाद का धरना याद होगा, उस वक्त इसीलिए उनको बैन किया गया था। और उस वक्त मैं तो कह रहा हूँ कि एक जुडिशल कमीशन बनवा ही दें। पिछले 3 साल से जो पीटीआई भी रिक्वेस्ट कर रही है और तहरीक लब्बैक वाले भी कह रहे हैं, एक जुडिशल कमीशन, जजेस भी आपके अपने हैं, एक जुडिशल कमीशन बनवा ही दें किसी मामले पर। कोई दूध का दूध और पानी का पानी कहीं हो ही जाए कि ये जो कुछ हो रहा है पिछले 2.5 सालों में, रोजाना पाकिस्तान की सड़कों को रंगीन किया जा रहा है अपने शहरियों के खून सवाल आप लोगों से ये उठते हैं ना कि उस वक्त क्या आपने जुडिशल कमीशन बनाया था जिस वक्त टीएलपी को बैन किया था, जो इस दफा आप डिमांड कर रहे हैं? मेरी बात सुने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में ट्रेन मार्च भी हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में धरने भी हुए, वो पीपल्स पार्टी ने भी किए, वो नून लीग ने भी किए, वो मौलाना फजल रहमान साहब ने भी किए। जितने एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में हुए हैं, इतने किसी दौर में नहीं हुए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हर एहतजाज करने वालों को वेलकम किया और सर, उनको मैं सिर्फ टीएलपी की बात कर रही हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल्स पार्टी या फिर पीएमएलएन या मौलाना की जमात। मैं कह रही हूँ टीएलपी पे जब इमरान खान साहब की हुकूमत में बैन लगा तो क्या उस वक्त जुडिशल कमीशन की फाइंडिंग्स के तहत लगाया गया था? मैं तो नहीं समझ रहा कि उस वक्त जुडिशल कमीशन की कहीं से डिमांड आई थी और नहीं बनाया गया, अदरवाइज जरूर बनाया जाता। हाँ, अच्छा, क्योंकि अभी डिमांड है तो इसलिए बनाना चाहिए, वरना फैसला लिया जा सकता था। अगर आप डिमांड नहीं करते, यानी तहरीक इंसाफ डिमांड नहीं करती, तो फिर ये फैसला दुरुस्त होता टीएलपी को बैन करने का। नहीं, बैन करने की बात तो बिल्कुल ही गलत है। मैं कह रहा हूँ कि गलत है। मैं आपको कितनी दफा कहूँ कि हमने गलतियां की हैं और हम उनकी माफी मांग चुके हैं इस कौम से। हमने जो एक्सटेंशन दी थी उसकी भी माफी मांगी है कि गलत हुई थी। सही। और इनसे भी कह दें जो 4 दफा हुकूमत कर रहे हैं कि आप भी कुछ सीख जाएं, आप भी कुछ लोगों को बुनियादी हकूक दे दें, आप भी कुछ आइन का ख्याल कर लें, आप भी कुछ इस मुल्क के शहरियों का ख्याल कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मलिक शहबाज अवान साहब तहरीक इंसाफ से हमारे साथ थे। टीएलपी को बैन करने के 2021 का फैसला समेत और फैसले गलत थे, जिसकी माफी मांगी जा चुकी है बकौल इनके। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर। वेलकम बैक। इन फोकस हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार एजाज सैयद साहब, जिनसे हम बात करेंगे आजकल जो तहकीकाती इदारे हैं, चाहे वो NCCIA हो या इस्लामाबाद पुलिस हो या फिर पंजाब पुलिस का CCD, इस पर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं, तो इस पर बात करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एजाज। पहले मैं जिक्र करना चाहूँगी इस्लामाबाद पुलिस के SP अदील अकबर साहब का। ये क्या वाक़या है और क्या मुहर्रकात हैं इसके पीछे? अब तक जो तफ्तीश हुई है क्या सामने आया है? क्योंकि उस कॉल का भी बड़ा जिक्र है कि वो आखिरी कॉल किसकी थी? नादिया, हम इस्लामाबाद में या पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में जहां पर भी काम करते हैं, पुलिस वाले, हमारे पुलिस वाले वो बड़े स्ट्रेस में काम करते हैं। कभी हमने मेंटल हेल्थ के ऊपर इशू के ऊपर बात नहीं की। हम देखते नहीं है कि लोग आमतौर पे हमें हंसते खेलते नजर आते हैं, लेकिन उनकी जिंदगियों में बहुत सारी कहानियां चल रही होती हैं। और यही वाकया रूनमा हुआ इस्लामाबाद पुलिस के अफसर अदील अकबर के साथ। आल्दो के सोशल मीडिया में तो बहुत सारी बातें ही हैं अदील अकबर के हवाले से, उनके इस वाकये को कत्ल भी कर दिया गया है। लेकिन अभी तक जो मेरी बात हुई है बड़े जिम्मेदार लोगों के साथ, जो उन्होंने अब तक की तहकीक की है, उसके मुताबिक जो अदील अकबर है वो डिप्रेशन के मरीज थे, वो बड़े स्ट्रेस में थे। मुसलसल 2 दफा उनकी जो प्रमोशन है वो डेफर हो गई थी। अभी भी जिस रोज ये वाकया हुआ है उस रोज भी वो एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन में अपने एक दोस्त के पास जा रहे थे इस यकीन दहानी के हुसूल के लिए कि इस दफा उनकी जो प्रमोशन है वो हो जाए। ASP थे, उन्होंने SP बनना था, और उनके जो साथी थे, उनके हमचश्म जो थे, वो 2 बैच आगे निकल चुके थे। यानी कि उनकी 2 दफा प्रमोशन हो चुकी थी और ये 3री दफा बोर्ड इनका होना था। और अनफॉर्चुनेटली ये वाकया रूनमा हो गया। और जो आखिरी कॉल जिसका बड़ा तज़किरा है वो इस्लामाबाद पुलिस के एक असिस्टेंट कमिश्नर के साथ, एक सिविल ऑफिसर के साथ उनकी कॉल है, और वो दफ्तरी नोयत की कॉल है। उसमें ऐसी कोई तलखी वाली बात मौजूद नहीं है। अच्छा। हम आपको ये भी पता चल गया होगा कि वो इस्लामाबाद का जो हॉस्पिटल है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वहां पे साइकेट्री की
जो ट्रीटमेंट है वो भी कर रहे थे, और इन्हें सिर्फ कमोबेश 3 रोज पहले ही जो डॉक्टर हैं उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा था, रिकमेंड किया था कि वो फौरी तौर पे हॉस्पिटल में दाखिल हो जाएं, क्योंकि उनका डिप्रेशन है या उनकी मेंटल हेल्थ है वो ठीक नहीं है। अच्छा। ताहम उनकी जो अहलिया है वो भी डॉक्टर हैं, वो उनके साथ है। उन्होंने कहा नहीं मैं रिजॉल्व कर लूंगा। अदील ने कहा कि मैं रिजॉल्व कर लूंगा, और फिर बाद में जो हुआ मैंने और आपने देखा। एजाज ये बताइएगा कि जो आपने बात कही ना प्रमोशन के हवाले से, तो क्या अभी जो जितनी इंफॉर्मेशन सामने आई है उसमें ये भी समझ में आ रहा है कि जो महकमा है या महकमा जाती दबाव का शिकार भी वो हो सकते थे? क्या ये भी वजह हो सकती है? बिकॉज उनके हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि ही वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट जब उन्होंने ये मुकाबले का इम्तिहान पास किया था, और इसके अलावा उनके जो पेयर्स सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं वो उनके हवाले से बड़ी अच्छी चीज़ें लिख रहे हैं। जी देखिए, जब बंदा कोई चला जाता है तो उसके बारे में हम ये सारी बातें लिखते हैं, हम उसकी जिंदगी के अंदर जो कुछ हो रहा था वो बयान नहीं करते। ये पहले BCSS का इन्होंने एग्जाम पास किया था, ये OMG ग्रुप में थे, ऑफिसर्स मैनेजमेंट ग्रुप जिसे कहते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने ये गालबन 3 साल पहले, यानी कि इनके पुलिस सर्विस में आने से 3 साल पहले, फिर इन्होंने दोबारा CSS का एग्जाम पास किया, और फिर अगली दफा इन्होंने पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान को चुना। और पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में जब ये थे तो बलोचिस्तान जब ये तैनात थे तो वहां पर इनके IG ने इनके खिलाफ एक इंक्वायरी खोल दी थी जब इनकी प्रमोशन का वक्त आया था, और वो इनका प्रमोशन बोर्ड में ये क्लियर नहीं हो पाए। और दूसरी दफा जब प्रमोशन बोर्ड आया तो फिर दोबारा इंक्वायरी खोल दी गई। अब देखना तो ये है कि जिन लोगों ने इनके खिलाफ इंक्वायरी खोली वो क्यों खोली, बुनियाद इसकी क्या थी, तो वो देखना होगा। और अभी ज़ाहिर है वो मेंटल स्ट्रेस का शिकार थे, और भी बहुत सारी चीजें उनकी जिंदगी में चल रही थी। तो और आप अगर इनका ट्विटर हैंडल देखें तो उसमें जो है ना, वो गालिब ने कहा था ना कि शेरों के इंतखाब ने रुसवा किया मुझे, खुलता किसी के पास क्या मेरे दिल का मामला। सही। तो वो शेरों का जो उनका इंतखाब है या जो उनकी तहरीरें हैं वो बड़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एजाज हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस हैं एजाज सैयद साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार। एजाज, एक और मामला जो कि इंतहाई तशवीशनाक वाला मामला है कि NCCIA वफाकी एजेंसी है और उसके अहलकार डिप्टी डायरेक्टर इस्लामाबाद से गायब होते हैं, अहलिया नहीं पता कहाँ हैं, और इसके अलावा जो अहलकार गए हैं पंजाब से वो भी कहाँ चले गए, ये क्या माजरा है। और इस पे हम देख रहे हैं कि वफाकी हुकूमत भी कोई बहुत ज्यादा वहाँ हलचल नजर नहीं आ रही है NCCIA के अहलकारों के हवाले से। जी, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट एक रियलिटी है कि NCCIA के एहलकार सितंबर से लेकर अभी तक मुख्तलिफ तारीखों में उठाए गए हैं। 7 के करीब जो एहलकार हैं उनकी लापता होने की तस्दीक मुख्तलिफ ज़राए करते हैं, और बाज़ लोग ये कहते हैं कि तादाद इससे भी ज़्यादा है। मेरी इतलात के मुताबिक ये खाली NCCIA का मसला नहीं, एक और इदारा भी है, वहाँ पे भी ये मसला है, और 2 इदारे हैं जहाँ पर ये मसला पैदा हुआ है। और ये जो मामला है ये एक सरकारी इदारे के बारे में बात की जा रही है कि एक सरकारी इदारा खुद तहकीकात कर रहा है कि NCCIA के लोग जो हैं वो मुबैना तौर पे किसी करप्शन में मुलव्वस थे, लेकिन अगर वो थे भी या नहीं थे ये बात तो हमें नहीं पता। उन्हें कानून के कटहरे में लाना चाहिए था। ये गैर कानूनी तौर पे उठा लेना या जबरी तौर पे अगवा करना, ये किसी तौर पे भी दुरुस्त बात नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली ये की गई और ये मसला है। पहले तो लेकिन जो चीज जहन या जो जहन नहीं मानता, अगर बात उनके ऊपर करप्शन की है या करप्शन के चार्जेस की है तो उसके लिए एंटी करप्शन के इदारे हैं, नैब मौजूद है। ये किसी और इदारे का, और वो कौन सा इदारा है जिसने अगर इनको उठाया है तो उठा लिया है और फिर पेश भी नहीं किया। बड़ी अजीब सी बात है, ये जहन कबूल नहीं करता। जी, जहन तो कबूल नहीं करता, लेकिन हमें ज़राए ने तस्दीक की है कि ये एक खुफिया इदारा है जिसके अंदर कोई शायद इंक्वायरी हो रही है, कोई तहकीकात हो रही है, उनके अपने एहलकारों के हवाले से भी बात हो रही है। तो अब ज़ाहिर है FIA मौजूद है। FIA एक प्रीमियर एजेंसी है जहां पर अगर किसी सरकारी अफसर ने कोई गलत काम किया है तो वहां पर कंप्लेंट दायर हो सकती थी। मुझे नहीं पता कि ये ऐसा क्यों हुआ है, तो टाइम विल टेल।
और जाहिर है ये सरकारी लोग हैं, ये बाहर आकर तो अपनी जुबान नहीं खोलेंगे, इन्होंने नौकरी भी करनी है। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट एक सिचुएशन। सही है। ऐसा सीसीडी का आखिर में मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो पंजाब का सीसीडी डिपार्टमेंट है जिसके हवाले से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा आईजी पंजाब ने कि 70% क्राइम जो हैं वो कम हुए हैं, एडिशनल आईजी भी वहाँ मौजूद है, लेकिन इस पर बड़ी तनकीद हो रही है, आपने देखा सीसीडी पर, और मुबैना तौर पे ये कहा जा रहा है कि ये मतलब एक पुलिस मुकाबला ही होता है, जैसे कि कोई एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हो रही हैं। तो ये मामला क्या है? क्या शफाफियत पर सवालात हैं, या आप समझते हैं कि सीसीडी सीएम पंजाब को अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए कुछ मावराए कानून जो है वो भी स्टेप्स ले रही है? मेरा ख्याल है कि सीएम पंजाब साहिबा के इल्म में जरूर होगा, अगर ये बात मेरे जैसे एक आम जर्नलिस्ट के इल्म में है और सारी दुनिया के इल्म में है कि जो वाकयात हुए हैं हालिया पंजाब के अंदर, उसमें काफी हद तक इस बात के ट्रेसेस बड़े वाजे हैं, क्लियर हैं कि ये मावराए कानून इनकाउंटर्स हुए हैं, पुलिस इनकाउंटर्स हुए हैं। तीफी बट का मामला हमारे सामने है और ये इनकाउंटर नहीं होने चाहिए किसी तौर पे भी। कहा यह गया है कि जी सीसीडी की वजह से क्राइम नीचे गिरा है। ये क्राइम नीचे गिराने के लिए जो तरीकाकार है पुलिस का वो है मुल्जमान को गिरफ्तार करके इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस कलेक्ट करके अदालतों के सामने प्रूफ करना। और अब इन्वेस्टिगेशन का काम ज्यादा आसान हो गया है अदालतों में प्रूफ करना, जिस तरह की फोरेंसिक एविडेंस अभी एडमिसिबल है, जिस तरह की वीडियो एविडेंस एडमिसिबल है और एविडेंस एडमिसिबल हो गई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बज़ाहिर ये लग रहा है कि जल्दी रिजल्ट लेने के लिए हमारी पुलिस और जो दीगर अदारे हैं वो इस काम की तरफ चल पड़ रहे हैं। और रियासत को किसी तौर पे ये ज़ेब नहीं देता, मुनासिब नहीं लगता रियासत को कि वो कानून से मावरा हो जाए। अगर रियासत कानून पर यकीन नहीं रखती तो फिर आम शहरियों या ग्रोहों का कानून पर एतमाद और ज्यादा खत्म होगा और गैर कानून लाकानूनीयत जो है वो बढ़ेगी। और आप देखिए ये जो काम हो रहे हैं मावराए कानून, मावराए अदालत इनकाउंटर्स जो हो रहे हैं, उसका रिएक्शन भी तो किसी टाइम पे आ सकता है। उनकी फैमिलीज मौजूद हैं और एक आध जो करैक्टर है उसने तो बड़ी थ्रेट भी की है ओपनली आके, तो ये कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज सैयद साहब फॉर बीइंग विद द शो। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।